Hello students, our next topic is types of partnership. Partnership can be divided in different parts. Different types means according to will, according to liabilities. So, first one is on the basis of duration. Partnership at will. Partnership at will means if we are entering into a partnership and decided that both of you, your partner and you, that we can complete this thing for 1 year, or we can continue this partnership for 1 year, 2 year, or after completion of this work we can uh, eliminate, or we can dissolve our partnership. That partnership is partnership at will. Means आप जब किसी के साथ पार्टनरशिप में एग्री करते हैं, एग्रीमेंट में आते हैं और आप अपनी इच्छा से पार्टनरशिप को ख़त्म करते हैं, या आप अपनी इच्छा अनुसार फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर 2 ईयर जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है, कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इस काम के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो काम कंप्लीट होने के बाद पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी. दैट पार्टनरशिप इज ट्रीटेड एज पार्टनरशिप एट विल. इसी में दूसरा पार्ट है आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है कि ये रोड हम बनाने के लिए पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तो रोड जितना भी टाइम लेगा, रोड कंस्ट्रक्ट होने में जितना भी टाइम लेगा, वो टाइम तक आप पार्टनरशिप में रहेंगे. दैट इज़ अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. या ये पूरा मल्टी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको मल्टी जो भी है कंस्ट्रक्शन जब तक रहेगा तब तक हमारी पार्टनरशिप रहेगी, और जैसे ही मल्टी का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया उसके बाद पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी. दैट पार्टनरशिप इज़ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. मीन्स कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हम पार्टनरशिप में ज्वाइन होते हैं तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप कही जाती है. और नेक्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. नॉर्मल इज जनरल पार्टनरशिप. फर्स्ट जो है आपका जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, लायबिलिटी जो पार्टनर की रहती है वो अनलिमिटेड रहती है जनरली, विदाउट एनी डिस्प्यूट. जो भी रहेगा वो अनलिमिटेड लायबिलिटी काउंट होगी, क्योंकि पार्टनरशिप का ये एक तरह से लिमिटेशन भी है और फीचर भी है. नेक्स्ट अवर पार्टनरशिप इज़ लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स वहाँ पे जब आप ज्वाइन होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में ही स्पेसिफिक वे में ज्वाइन करते हैं, तभी मेंशन कर दिया जाता है कि आपकी पार्टनरशिप लिमिटेड रहेगी अप टू योर अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन. वो वाली जो पार्टनरशिप कही जाएगी वो लिमिटेड रहेगी. मीन्स उस जो लिमिट आपकी मेंशन की गई है कॉन्ट्रैक्ट में, उस लिमिट से ज़्यादा आप लायबल नहीं रहेंगे. लेकिन फर्स्ट वाला पॉइंट जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें कोई लिमिट नहीं रहती है. अगर लायबिलिटी अराइज होती है तो पार्टनर की पर्सनल असेट्स भी उसमें लायबल रहती है. सो इन दिस वन दिस इज़ अ लिमिटेड पार्टनरशिप एंड दैट वन इज़ अनलिमिटेड. जनरल जो है वो अनलिमिटेड पार्टनरशिप की कैटेगरी में आता है. Our next topic is partnership deed. Partnership deed means an agreement between two partners. डील हुआ है. डीड जो होता है रिटर्न फॉर्म में होता है, कि जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है वो रिटर्न फॉर्म में होगा. रिटर्न फॉर्म में दोनों जो जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टनर्स होंगे उसमें सारी कंडीशंस मेंशन की जाएगी. कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्या रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स वगैरह सारी कंडीशन उसमें डीड में मेंशन करके उस डीड को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. लीगली जब वो डीड रजिस्टर हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट ये है आएगा कि जब आप कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो आप किसी के ऊपर अगर केस करना चाहते हैं या कोई भी डिस्प्यूट होता है तो लॉ साइड लेना चाहते हैं, लीगली अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं. और साथ में दैट इन फ्रंट जो भी पार्टीज़ रहती हैं वो भी आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है.
ये इम्पैक्ट है किस चीज़ का, इफ़ डीड इज़ देयर और योर पार्टनरशिप इज़ रजिस्टर्ड, ये इम्पैक्ट आता है रजिस्ट्रेशन का। जो नेक्स्ट पॉइंट में रजिस्ट्रेशन आ रहा है वही है। डीड क्या होता है, नेम, डीड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है ये दे रखी है अभी आपका सामने ही है। नेम ऑफ द फर्म रहेगा, नेम ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस, कहाँ हमारा बिजनेस का ऑफिस रहेगा, क्या हम बिजनेस करेंगे, वो सब उसमें मेंशन रहेगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सारे जो मैंने नॉर्म्स बताए वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ड्यूटीज़ क्या रहेगी, सैलरीज और विड्रॉल्स क्या रहेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा पार्टनर्स को जो मिलेगा, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म क्या रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिटिंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, ये सारे पॉइंट डीड में लिखे जाएंगे। फिर डीड जब रिटर्न फॉर्म में हो जाएगी, रिटर्न फॉर्म में होने के बाद सारे जो भी पार्टनर्स रहेंगे वो इसको साइन करेंगे और ये लीगल फॉर्म जब अटेन कर लेगी तो वो उसका रजिस्ट्रेशन माना जाता है 1932 एक्ट में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में ये रहेगा कि रजिस्टर जब करवाने जाएंगे तो एक नॉर्मल जो फ़ी रहती है वो डिपॉजिट करना रहती है, कहाँ पे, विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स में। तो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स में जाके आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न डॉक्यूमेंट विद साइन सिग्नेचर ऑफ ऑल द कंसर्निंग पार्टनर्स वहाँ सबमिट करेंगे और फ़ी के साथ में करेंगे तो अप्रूवल मिलता है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म की तरफ से, तो वो डीड आपका और वो पार्टनरशिप आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप मानी जाती है। इज दैट ओके? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स टू कोऑपरेट समथिंग और समवन। कोऑपरेट मीन्स हेल्प करना, सपोर्ट करना, इसको हिंदी में बोलते हैं सहकारी संस्था। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी किस एक्ट को अटेंड करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जो जिनका नेचर ऑफ बिजनेस ये रहता है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं रहता है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? अपने जो मेंबर्स होते हैं, उस सोसाइटी के जो मेंबर्स रहते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स, उनको सपोर्ट करना, उनको चीप रेट पर गुड्स प्रोवाइड करना, उनको हेल्प करना। तो जो भी इस सोसाइटी के मेंबर्स रहेंगे उनको सपोर्ट करने के ऑब्जेक्टिव से ये सोसाइटी फॉर्म की जाती है। दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। Okay, now take the features of this cooperative society. First feature is voluntary membership. Voluntary membership मतलब कोई दबाव नहीं रहता है कि आप उसके मेंबर बने। पर्सन अपनी इच्छा से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है, अटेंड कर सकता है। वॉलेंटरी, अपनी इच्छा अनुसार। देन लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन जब करवा लेते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो वो लीगल स्टेटस अटेन कर लेती है वो सोसाइटी और एक लीगल एंटिटी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट थिंग इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो रहती है वो लिमिटेड रहती है एज़ पर देयर कैपिटल इंट्रोडक्शन। जितना भी उन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन करने के टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया या उसमें जो भी सब्सक्रिप्शन दिया है, जो भी पैसा वहाँ लगाया है, उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइबिलिटीज़ रहती है। कंट्रोल जो रहता है जितने भी नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने रहेंगे? इसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स मिनिमम 10 मेंबर्स मिल के कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करा के कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो 10 मेंबर्स हैं, मिनिमम 10 मेंबर्स जो भी हैं, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है, वो लोग कंट्रोल करते हैं इसको। नाउ सर्विस मोटिव, द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लेज एम्फसिस ऑन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल हेल्प। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? टू हेल्प इट्स ओन मेंबर्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो सर्विस मोटिव रहता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव रहता है।
सर्विस देना है, अपने मेंबर्स को सर्विस देना, हेल्प करना, प्रॉफिट कमाना इनका मेन एम नहीं रहता है जैसा बिजनेस में रहता है। नाउ कम टू द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, हर एक मेंबर को वोट करने का पावर रहता है, एलिजिबल रहते हैं वो लोग वोट करने के लिए। वोटिंग कब होती है? जब कोई भी डिसीज़न लिया जाता है, किसी डिसीज़न के फेवर अनफेवर में वोटिंग की जाती है। कुछ भी जब मीटिंग होती है तो वहाँ वोटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ईच एंड एवरी मेंबर इज़ एलिजिबल टू गिव हिज ओन वोट। नाउ सेकंड वन इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। ये आप फीचर में देख चुके हैं कि इनके जो मेंबर्स रहते हैं उनकी लाइबिलिटी जो रहती है वो लिमिटेड रहती है। स्टेबल एग्जिस्टेंस मीन्स यहाँ पे किसी मेंबर के आने जाने, बैंक्रप्सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर 10 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कंटिन्यूटी में चलती रहती है, उसका एग्जिस्टेंस स्टेबल रहता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमी इन ऑपरेशन। जो जनरल मेंबर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? जनरली हॉनररी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मींस वो खुद ही लोग, जो मेंबर्स रहते हैं वो लोग ही खुद एज एन एम्प्लॉय, एज एन स्टाफ मेंबर मिल के खुद ही मिल के काम कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपका इकोनॉमी इन ऑपरेशन रहता है। मीन्स खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, वो लोग आपस में ही उसको एडजस्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट से सपोर्ट रहता है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जब आप सर्विस मोटिव रख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अपने मेंबर्स को, तो गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करेगी। डिफरेंट वे में गवर्नमेंट आपको मदद करती है। फॉर्मेशन ईजी है, इसका ईज़ ऑफ फॉर्मेशन कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। 10 मेंबर मिलके डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1912 जो एक्ट है वो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके और अपना स्टेटस लीगल बना सकते हैं, ले सकते हैं, स्टेटस को कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द लिमिटेशंस, लिमिटेड रिसोर्सेस। सी देयर मोटिव, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं या सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। तो इन्वेस्टमेंट भी कम ही रहता है। मेंबर्स जैसे 10 है तो जो 10 है वो लोग क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो जो जितने रिसोर्सेस उन लोगों के पास है उसी के अकॉर्डिंग वो उसको स्टार्टअप दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस रहते हैं सोसाइटी के वो लिमिटेड रहते हैं। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट इन मैनेजमेंट मीन्स जो 10 मेंबर्स हैं, अगर उनका मैनेजमेंट स्किल प्रॉपर नहीं है, स्मूथ नहीं है और वो ढंग से, कारण क्या है कि अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रॉफिट मोटिव रहेगा, प्रॉफिट कमाना रहता है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए हम नए प्रोफेशनल पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं, उसको पेमेंट देते हैं, सैलरी देते हैं। बट यहाँ क्या है? प्रॉफिट मोटिव नहीं, सर्विस मोटिव है और मेंबर आपस में ही मिलके उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल दोज मेंबर्स हु आर द मेंबर ऑफ दोज दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी दे आर वेल क्वालिफाइड। तो वो यहाँ पे लॉस रहता है कि इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट रहता है, प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी, जब सब लोग मिलके काम करते हैं, सभी मेंबर्स को हर चीज़ मालूम है, तो यह सिक्योरिटी का तो पॉइंट ही नहीं बनता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, जब ये सर्विस मोटिव है, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, सपोर्ट करती है, तो कंट्रोल गवर्नमेंट का भी रहता है। गवर्नमेंट बाकायदा फीडबैक लाती रहती है और रूल्स एंड रेगुलेशन भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ओके। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जब नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, हर अलग अलग माइंड के अलग अलग थिंकिंग रहती है, तो जो ओपिनियंस रहते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस रहते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम रहती है कि किसी को क्या पसंद आ रहा है, किसी को कुछ डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या रहता है कि आपका जो ओपिनियन है उसमें डिफरेंसेस आएंगे। नाउ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सो ऑन।
अब इसमें क्या रहता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, मेंबर्स बनते हैं। तो जो भी कंज्यूमर्स रहते हैं वो 10 या 10 से ज़्यादा जो कंज्यूमर मिल के मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं और होलसेल रेट पे गुड्स परचेस करके अपने मेंबर को नॉमिनल रेट पे, चीप रेट पे वो गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं। तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। वैसे ही प्रोड्यूसर्स में भी रहता है। प्रोड्यूसर्स लोग अपन ग्रुप बना के एक सोसाइटी बना लेते हैं, मेंबरशिप लेके उसको रजिस्टर करवा लेते हैं और उनके इक्वलेंट जो भी वर्कआउट रहता है, सामान खरीदना है, मशीन्स खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो वो उस लेवल पे अपने मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं। मार्केटिंग में वही रहता है। मार्केटिंग में प्रोडक्ट इन मेंबर्स मिल के सब जगह से प्रोडक्ट कलेक्ट करके और अपने लेवल पर उसको सेल आउट करके अपने मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं। फार्मर्स आपके अराउंड में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे विलेज लेवल पे। जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी, जो वर्ड सुना है वो फार्मर्स की जनरली मिलती है लोकेलिटी में। फार्मर्स में ये रहता है कि वो मेंबर बनते हैं, मेंबरशिप लेते हैं और उसमें सीड्स आपको चीप रेट पे अवेलेबल मिल जाता है, फर्टिलाइज़र्स मिलता है, यूटेंसिल्स मिलते हैं, जो भी आपके ये फार्मिंग करने के लिए जो भी मशीन्स वगैरह या जो भी स्पेयर पार्ट्स रहते हैं वो सब आपको चीप रेट पे अवेलेबल हो जाते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स अपने मेंबरों को लोन प्रोवाइड करना। तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स मिलके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और उसमें अपने मेंबरों को चीप रेट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, वही है, मिनिमम 10 मेंबर्स मिलके अपनी सोसाइटी बनाते हैं और वो क्या करते हैं कि एक मकान बनाने की बजाय लाइन से जॉइंटली इकट्ठे मकान बना के और अपने ही मेंबर्स को चीप रेट पे हाउस प्रोवाइड करवाते हैं। इससे काफ़ी चीज़ों में उनको बेनिफिट मिलता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी चीप रेट पे मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उनकी कम हो जाती है और सस्ते मकान उनको मेंबर्स को मिल पाते हैं। I think that's all for today. Thank you.